14 साल के बाद 10 नवंबर की शाम को 6:52 पर राजधानी दिल्ली में धमाका हुआ। इस धमाके में 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई अब भी सांसों के लिए अस्पताल में जूझ रहे हैं। दिल्ली में इस धमाके से ठीक पहले फरीदाबाद में सुरक्षा एजेंसियों ने 2900 किलोग्राम विस्फोटक पकड़ा था। जांच एजेंसियों के अनुसार दिल्ली विस्फोट के तार फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने कई डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। इसमें डॉक्टर शाहीन शाहिद भी शामिल हैं। लखनऊ के लालबाग इलाके में डॉक्टर शाहीन के घर आज शाम जांच एजेंसियों ने छापेमारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घर से दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, कार और बाइक बरामद किए हैं। जांच एजेंसियां शाहीन के पिता से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि शाहीन शाहिद जमातुल मोमिनात की कमांडर है। शाहीन शाहिद मसूद अजहर की बहन सहीदा अजहर के संपर्क में थी और देश में आतंक की महिला ब्रिगेड तैयार कर रही थी। एक तरफ आतंकी ब्रिगेड का हरा चेहरा बेनकाब हो रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली धमाके पर गृह मंत्री अमित शाह ने जांच एजेंसियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। इस बैठक के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गृह मंत्री ने कहा है कि इस हमले में शामिल हर दोषी को कड़ी सजा मिलेगी। आपको बता दें कि दिल्ली धमाकों के बाद पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री ने दो टूक कहा है कि धमाके के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. एनआईए ने दिल्ली धमाके की जांच शुरू कर दी है। धमाके के बाद एनआईए की टीम ने मौके पर जाकर छोटे से छोटा सबूत जुटाया है। धमाके वाली जगह से 42 सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। स्पॉट पे इस समय देख सकते हैं कि एनआईए ने जांच संभालने के बाद से यहाँ पे जो फोर्सेस हैं एनआईए के, वो किस तरह से यहाँ पे जांच जो है वो लगातार कर रहे हैं। हाथ में प्लास्टिक इंच के हैं और ताकि ये सब कुछ इस वजह से कवायद की जा रही है ताकि जो सबूत हैं उनको इकट्ठा किया जा सके। और जाहिर है देख सकते हैं उसी के मद्देनजर ये आप ये कह सकते हैं कि एनआईए का ये एक ड्रिल जो दूर तक जो भी चीजें हैं वो सब कुछ देख सकें। और जाहिर है एक एक पॉइंट्स पे किस तरह से निगरानी, किस तरह से चीजों को उठाया जा रहा है वो देख सकते हैं आप। और ये सारी कवायद इन्वेस्टिगेशन का पार्ट माना जा रहा है। देख सकते हैं कि एनआईए के जो कर्मी हैं वो किस तरह से सड़कों पे जो जो चीजें बिखरी पड़ी हैं उनको इकट्ठा कर रही हैं और इकट्ठा करके सबूतों को अपने पास रखेंगी, क्योंकि जांच का फाइनल जो रिपोर्ट देना है वो एनआईए को ही देना है। और समझ सकते हैं आप कि इसी के मकसद से ये पूरी कवायद है। इस मामले में जांच एजेंसियां डॉक्टर उमर को मास्टरमाइंड और ब्लास्ट में शामिल खुदकुश हमलावर मान रही है। अब तक की जांच से पता चला है कि डॉक्टर उमर हमले के लिए फरीदाबाद से निकला, बदरपुर टोल से दिल्ली में दाखिल हुआ। दोपहर 3 बजे लाल किला परिसर के पार्किंग में पहुंचा, जहां वो 3 घंटे तक पार्किंग में ही रहा। इस दौरान डॉक्टर उमर गाड़ी में ही बैठा रहा। 6:28 पर गाड़ी पार्किंग से निकली और 6:52 पर चलती कार में धमाका हुआ। फरीदाबाद में विस्फोटकों की सबसे बड़ी खेप मिलने के बाद दिल्ली में हुआ धमाका कई सवाल खड़े कर रहा है। सरकार ने साफ किया है कि हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द से जल्द नतीजे सामने होंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि दोषियों पर कड़े से कड़ा एक्शन होगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस चेतावनी ने सीमा पार जनरल आसिम मुनीर की नींद उड़ा दी है।
दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान में घबराहट में राजस्थान से लगी सीमा पर लड़ाकू विमानों से पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इमरजेंसी बैठक की है। पीएम शहबाज शरीफ भी एनएसए और डीजीआईएसआई के साथ देर रात तक बैठकें करते रहे। पाकिस्तानी सेना ने सभी छुट्टियां कैंसिल कर सभी सैनिकों को रिपोर्ट करने को कहा है। ये घबराहट इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 3 दिन में जो तबाही हुई थी उसके निशान अब तक नहीं मिटे हैं। ऐसे में अगर ऑपरेशन सिंदूर का अगला चरण यानी ऑपरेशन 2.0 शुरू हुआ तो इस बार तस्वीर और भी भयावह होगी, क्योंकि वार पहले से भी जोरदार होगा। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। अब कोई भी हिमाकत करेगा तो उसको उतनी ही मजबूती के साथ जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ संजीव सूद हैं जो कि पूर्व एडीजी हैं बीएसएफ के, और मेरे साथ अशोक कुमार हैं जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तराखंड के। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आपको क्या लगता है ये प्लान्ड अटैक है या अपने साथियों के पकड़े जाने के बाद जल्दबाजी में किया गया एक हमला है जिसको ठीक से अंजाम भी नहीं दे पाया? डॉक्टर उमर, अनम्यूट कर लीजिए। मेरी क्लियर सोच है जी, कर लिया। मेरे हिसाब से ये प्लान्ड अटैक नहीं है, क्योंकि प्लान्ड अटैक बहुत बड़ा होना था। मेरे हिसाब से वो कई शहरों में होता, एक साथ होता और बहुत बड़े लेवल पे होता। जितनी मात्रा में हमें विस्फोटक मिला है तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। और चूंकि ये बस्ट हो गया मॉड्यूल बस्ट होने का असर ये पड़ा कि अब इन लोगों को डर हो गया कि अब ये पकड़े जाएंगे। मोहम्मद उमर का नाम सामने आ चुका था तो पुलिस को उसे आज नहीं तो कल पकड़ लेना था। उसी हताशा में, उसी फ्रस्ट्रेशन में, उसी जल्दबाजी में इसने ये सोचा है कि इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊं, मेरे को पुलिस पूछताछ करे, तो अपने को इसने ये कांड किया है जिससे कि जल्दबाजी में एक जगह इसने कर डाला। अदरवाइज ये और बड़ी घटना होना संभावित था। ये मेरी सोच है। तो आपको लग रहा है कि और बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन ये जो पूरा मॉड्यूल जो है वो बस्ट हुआ है, इसमें व्हाइट कॉलर टेररिस्ट इनकी बात कही जा रही है। जो 5 लोग हैं वो पांचों के पांचों डॉक्टर हैं। ये मॉड्यूल आपको क्या दिखाता है सर? क्या समझाता है आपको? क्या समझ में आता है इस मॉड्यूल को देखकर, फरीदाबाद मॉड्यूल? देखिए, ये इनका एक नया पैतरा है। पहली बात तो ये कि 11 साल के बाद जो है इन्होंने हिंटरलैंड टेररिज्म में वापस आए हैं। पहले आपको पता है 90s से शुरू करके इन्होंने पार्लियामेंट अटैक, मुंबई अटैक, गया, अयोध्या, लखनऊ, बनारस सब जगह धमाके करते थे, किंतु पिछले 11 साल से सब बंद था। तो पहली बार ये दोबारा कश्मीर से बाहर आए हैं और इन्होंने फिर से एक नए लेवल पे टेररिज्म को ले जाने का सोचा है। हिंटरलैंड टेररिज्म पूरे देश के मेन लैंड में ये एक बड़ा इनका वो है। दूसरा ये है कि जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ। पहले हेडली भी व्हाइट कॉलर क्रिमिनल था, सिमी के मोस्टली लोग सारे इंजीनियर होते थे। तो ये डॉक्टर्स का पहली बार तो नहीं, बट इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रूप से सारे डॉक्टर्स का होना थोड़ा एक चिंता की बात तो है ही है। सुरक्षा एजेंसियों को, इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक्स्ट्रा अलर्ट करते हैं ये बात कि ये कसाब जैसे लोअर तबके से आए लोग नहीं हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग हैं। तो सर्टेनली उनका नॉलेज का लेवल, उनका डिजिटल नॉलेज वो सब ज्यादा हायर लेवल का होगा, तो दे कैन बी मोर डेंजरस। तो उस एंगल से हमारे लिए और ज्यादा अलर्ट होने की बात है, सतर्क होने की बात है। ठीक है, सीधे चलता हूं संजीव सूद जी के पास। संजीव सूद जी पूर्व एडीजी हैं बीएसएफ के। सर, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा
कि जिस तरीके से ये पूरी की पूरी वारदात हुई है, मुझे एक चीज थोड़ी आश्चर्यचकित करती है कि ये बंदा जिसका नाम है डॉक्टर उमर अहमद, जिसने कार के अंदर ब्लास्ट किया है, 99% यही कहा जा रहा है कि ये वही शख्स है। आज उसकी मां का डीएनए सैंपल भी कलेक्ट किया गया है और डीएनए सैंपल के बाद जो है अब उसके डीएनए से उसका मिलान किया जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी के भी पार्ट्स मिले हैं। अब सवाल यहां पर ये खड़ा होता है, ये डॉक्टर उमर अहमद 3 घंटे तक बकायदा लाल किले की पार्किंग के अंदर बैठा रहा। तो एक इंसान जिसको पता है कि उसकी जिंदगी का अंत होने जाने वाला है, ना किसी से बात करता है, ना कोई इंटरेक्शन करता है, 3-3.25 घंटे चुपचाप उस पार्किंग के अंदर बैठा रहता है। क्या इस पैटर्न में कोई आपको अलग सी चीज नजर आती है? नहीं, मुझे ये पैटर्न में ये चीज नजर आती है। पहली चीज तो जो मिस्टर अशोक ने कहा, मैं उनसे दोनों चीजों से सहमत हूं। और जो ये 3 घंटे तक बैठा रहा, इसमें मैं ये समझता हूं कि ये हमारे वहां पर जो बीट कांस्टेबल्स हैं, जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनकी कमी को मैं मानता हूं कि उनकी कमी है कि वो इस चीज को ट्रैक नहीं कर सके। अगर वो वहां पर उनका जो भी पार्किंग का इंचार्ज होगा या पार्किंग जो कराते हैं, अगर उनसे राफ्ता है, उनसे मिलाप है, अगर वो उस इलाके में अपने अच्छी तरह से उन्होंने पकड़ बना रखी है, तो वो उनको जरूर बताते कि ये एक बंदा 3 घंटे से यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी है जिसकी नॉलेज पुलिस के, सिक्योरिटी एजेंसीज के नॉलेज में आ जानी चाहिए थी। दूसरी चीज ये है कि जब इतनी बड़ी रिकवरीज हो रही हैं, फरीदाबाद में हुई कल, गुजरात में हुई और लखनऊ में हुई, सहारनपुर में हुई, जब ये सब हो रही हैं और दिल्ली के आसपास है, और अगर आप इतिहास देखें तो पिछले 28-30 सालों में जितने भी घटनाएं हुई हैं, उनमें से ज्यादातर, एक आधी को छोड़ दें, हाई कोर्ट और सरोजिनी नगर वगैरह को छोड़ के, सारी घटनाएं लगभग लाल किला और उसके आसपास के इलाके में हुई हैं। तो इस इलाके में इन सब चीज जो रिकवरीज हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए अगर दिल्ली पुलिस का राफ्ता होता हरियाणा पुलिस से और यूपी पुलिस से, तो वो इनमें और अलर्ट रहते। तो ये इसमें मुझे एक बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है। पैटर्न जो मिलिटेंट्स हैं, वो अपना समय देखकर, शायद वो वेट कर रहा था कि भीड़ बढ़े और तब वो ब्लास्ट करे। दिन के समय में शायद भीड़ कम रही होगी, रात के समय में कई लोग बाजार निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, और सोमवार का दिन था, लाल किला बंद होता है, तो दिन के समय में ज्यादा भीड़ नहीं होगी, शाम को भीड़ होगी। वो ये सब चीजों को उसने असेस किया होगा। और ये बात बिल्कुल सही है जैसा अशोक साहब ने बताया कि जब ये मॉड्यूल्स पकड़े गए हैं अलग अलग जगहों पर, तो उनकी जब इसको इंफॉर्मेशन मिली होगी, और इंफॉर्मेशन मिलने का तो हमने खुद ही बता दिया जब फरीदाबाद के पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके बता दिया, तो उसको मिली होगी। तो इसके हैंडलर्स ने इनको बोला होगा कि भाई, इससे पहले तुम पकड़े जाओ, कम से कम एक घटना अंजाम कर दो, जिससे कि एक मैसेज चला जाएगा। तो इससे एक और भी लेसन मेरी नजर में आता है कि जब एक चेन रिएक्शन हो रही है, कश्मीर की पुलिस ने वहां पे जो पोस्टर्स लगे उसके बाद में फॉलोअप लिया, उसके फॉलोअप के बाद में जब जगह जगह पर सर्चेस हुई तो काफी सामान पकड़ा गया। जब तक ये चेन कंप्लीट नहीं हो जाती थी, तो चाहे फरीदाबाद पुलिस हो, चाहे और कहीं की भी पुलिस हो, इसमें टोटल सीक्रेसी मेंटेन रखनी चाहिए थी। इससे ये सारे के सारे जितने भी मॉड्यूल्स इनके वहां पर थे, वो पकड़े जाते, और ऐसी सीरियस घटना जिसमें जो लास्ट मैंने सुना 12 इनोसेंट्स की लाइफ गई और 18-20 इंजर्ड है, वो बचाव हो सकता था। तो इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है फ्यूचर में कि ऐसी घटना फिर से ना हो सके।
ठीक है, आपने सही कहा बिल्कुल कि कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी थी। अगर फरीदाबाद में इतना बड़ा मॉड्यूल पकड़ा गया था, उसके बाद एक आदमी जो उमर मोहम्मद नाम का था, जो नामजद था, जिसके बारे में लुकआउट नोटिस तो नहीं कहेंगे, जिसकी खोज की जा रही थी, जिसको गायब बताया जा रहा था, अगर वो इतने सार्वजनिक तौर पर सीसीटीवी के जरिए क्रॉस करता है, बदरपुर बॉर्डर क्रॉस करता है, उसके बाद ओखला जाता है, उसके बाद दिल्ली लाल किले की पार्किंग में जाता है, उसके बाद ब्लास्ट करता है, तो इतनी सारी मूवमेंट के बाद उसको पकड़ा क्यों नहीं गया, ये भी आप अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। अशोक कुमार जी, 5 लोग इस साजिश में हैं। इसमें एक डॉक्टर परवेज है, इसमें एक डॉक्टर आदिल है, इसमें एक डॉक्टर मुजम्मिल है, इसमें एक डॉक्टर शाहीन है जिसके घर पे आज रेड हुई है लखनऊ के अंदर, और इसके अंदर एक डॉक्टर उमर मोहम्मद नाम का एक डॉक्टर है जो जिसके बारे में ये शक जताया जा रहा है कि वो सुसाइड बमर था। मुझे बताइए कि क्या जो डॉक्टर्स हैं उनको जो उनके मन के अंदर देश के खिलाफ विचार, समाज के खिलाफ विचार, ये डालने का काम ज्यादा आसान होता है, या उन बच्चों में जो बिल्कुल अपढ़ हैं, जो मोहम्मद कसाब की तरह हैं, किस तरह से इनके दिमाग को जो है दुरुस्त किया जाता है, किस तरह से इनके दिमाग को फिराया जाता है देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ? ये रेडिकलाइजेशन जो है कैसे होता है, कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन से तबके में ज्यादा आसानी से किया जा सकता है, ये बड़ा ही डिबेट का इश्यू हो सकता है। बट ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के लोग इस लेवल तक रेडिकलाइज हो गए, वो भी इतने पढ़े लिखे वेल सेटल्ड डॉक्टर्स। तो ये बहुत ही खतरे की घंटी है, मतलब इस लेवल तक इनका रेडिकलाइज होना ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि वो इस सुसाइड बॉम्बर के रूप में भी इसने अटैक कर डाला। तो मैं तो यही कहूंगा, देखिए रेडिकलाइजेशन तो इंडोक्ट्रिनेशन किस हद तक जाता है और क्या क्या इनको गुट्टी पिलाई जाती है और क्या क्या सपने दिखाए जाते हैं, वो एक अलग बात है। बट मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर्स जैसे पढ़े लिखे लोग उन सपनों के बीच में ऐसे आ सकते हैं। बट ये चिंता की बात है, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा। आपको चिंता की बात लगती है। मैं सीधे चलता हूं यहां से अशोक कुमार जी के पास। अशोक कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस पूरे के पूरे जो हादसा हुआ है, इसमें आपको कोई चीज है जो आपको और कंसर्न बनाती है? ऐसे में एजेंसियों को क्या करना चाहिए, किस तरह की एहतियात बरतना चाहिए? और कई सारे लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार ने इसके बारे में पूरी जानकारी क्यों नहीं दी, सरकार ने इसके बारे में पूरी जानकारी क्यों नहीं दी? क्या ये सवाल जायज है इस वक्त पर और इस मौके पर, जब मौका और वक्त इतना नाजुक हो? देखिए, ये तो पहली बात तो ये है कि पिछला जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब भी मैंने एक बड़ा आर्टिकल लिखा था, चैनल पे भी बोला था, ये फाइनल नहीं है, ये सेमीफाइनल है। तो युद्ध तो अभी जारी है और पाकिस्तान ने भी क्लियर कर दिया था, आईएसआई ने, और जैसे मोहम्मद ने की कि हम आगे भी निशाना बनाएंगे। तो उनके नापाक इरादे अभी खत्म नहीं हुए हैं और ये वार जारी है एक प्रकार से। तो हमें हमारे लिए अलर्ट होने की बात तो है। इतनी आसानी से शांति से मसूद अजहर, जिसका पूरा परिवार ऑपरेशन सिंदूर में खत्म हो गया, इतनी आसानी से ठंडा बैठने वाला नहीं है, शांत बैठने वाला नहीं है। और पाकिस्तान को इंटरनेशनली भी जिस तरह का सपोर्ट मिला है, तो उसको उसके हौसले वो इस तरह की वो कर रहा है, हिमाकत कर रहा है। तो ये बहुत ही हमारे लिए मतलब सोच की बात है कि हमको सब एकजुट होकर के पूरे देश को ये फॉल्ट फाइंडिंग न करके एकजुट होकर के हमको इससे, आतंकवाद से लड़ना चाहिए। जहां तक बात है कि सरकार ने ये नहीं बताया, ये बताना चाहिए था। देखिए, बहुत सारी चीजें इंटेलिजेंस शेयर नहीं करती है, बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इनिशियल स्टेज पे शेयर नहीं करती हैं, वो योजना पूरे होने के बाद शेयर की जाती है। तो इन सवालों पे न जा करके हमको ये प्लानिंग करनी चाहिए कि कैसे हम दुश्मन को काउंटर करें, कैसे हम ये आतंकवादी खतरा जो मंडरा रहा है उसको एकजुट होकर के कैसे उससे लड़ा जाए और कैसे इनके एक तरह के मॉड्यूल्स और स्लीपर सेल्स को नष्ट किया जाए। ठीक है संजीव सूद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, सभी लोग इस सवाल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि शायद इसका स्टेज नहीं आया होगा। मैं एक सवाल प्रीएम्प्ट करके आपको पूछ रहा हूं, वो ये कि इसके पीछे कहीं ना कहीं
हाथ तो पाकिस्तान का ही आएगा, जैश का ही हाथ सामने आएगा, क्योंकि जैश का मॉड्यूल पूरी तरह से दिखाई देता है। तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर, जिसे हमने सस्पेंड किया है, खत्म नहीं किया है, क्या ऑपरेशन 2.0 सिंदूर आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है नियर फ्यूचर? भाई मैं वॉर मॉन्गरिंग का बिल्कुल अपोज करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे दोनों देशों का नुकसान होता है। हम प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है, हम ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, हमारा ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उतना ही हमारी इकोनॉमी को सेटबैक होता है। वो तो क्या है, वो क्या, उनका तो ठीक है जी, हो जाएगा वो वैसे ही उनके पास कुछ नहीं है, वैसे ही मरे हुए हैं इकोनॉमिकली। हाँ जी, वैसे ही सर इकोनॉमिकली मरे हुए हैं, वो भीख पर जिंदा है। तो वो जो हैं वो कहेंगे कि ठीक है, हमारे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर हमें ज्यादा लॉस है, हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेसिव है, हमारे एलसी के ऊपर पॉपुलेशन है, हमारे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा बॉर्डर एरियाज में है। तो सिंदूर 2 होगा या नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, परंतु वॉर मॉन्गरिंग के मैं बिल्कुल विपक्ष में हूं। मेरा विचार ये है कि मिलिटेंसी से हमें फाइट करना चाहिए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने, हमारी आर्मी ने कश्मीर में हालात बहुत अच्छे कर रखे हैं। मतलब वायलेंस लेवल के हिसाब से मैं कह रहा हूं, वायलेंस लेवल बहुत रिड्यूस किया हुआ है। अब इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिकल लीडरशिप को बिल्ड करना चाहिए। डेवलपमेंट एक इशू है, उनको लार्जर इंडियन सोसाइटी में इंटेग्रेट करने के लिए। अब आप पीछे देखें, पहलगाम हुआ, पहलगाम के बाद कितनी सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हम नहीं कहूंगा, रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो कश्मीरी लोग थे उनके ऊपर काफी वायलेंस हुआ, उनको काफी डेनिग्रेट किया गया। ऐसी घटनाएं होने से वो लोग और एलिनिएट होते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है वायलेंस को पहले तो होने ना देना, जिसके लिए इंटेलिजेंस जरूरी है। दूसरी चीज, अगर हो जाती है तो उस स्थिति को कंट्रोल करना और उनके जो कल्प्रिट्स हैं, जो उनको करने वाले हैं, उनको पकड़कर उनके खिलाफ करना। और वायलेंस को कंट्रोल करने के बाद पॉलिटिकल लीडरशिप, ब्यूरोक्रेसी, इनका काम है कि वो सिचुएशन को संभाले। तो उसमें वो हमारे ही देश के सिटीजन है, कश्मीरी जो हैं हमारे ही देश के सिटीजन हैं, और उनको हमारे ही देश के सिटीजन की तरह से ट्रीट करना चाहिए। जो मुझे लगता है कि कई दफा मासेस में और ऐसा फैला दिया जाता है कि वो लोग सारे के सारे देशद्रोही हैं। ऐसा नहीं होता है कहीं पर भी। तो ये मेरा इस बारे में सोचना है। ठीक है, संजीव सूद जी, अशोक कुमार जी, आप दोनों जुड़े, आपने थॉट शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर ठोके में आज के लिए इतना ही। आपको पता है सोमवार से शुक्रवार रोजाना रात 8 बजे आपसे मिलता हूं यही, यानी लाइव टाइम्स पर। आज के लिए शुभ रात्रि।